ओके, हेलो एवरीवन, नमस्कार नमस्कार। ओके, गुड मॉर्निंग। आ रहा हूँ, सामने आ रहा हूँ। बहुत लेट हो गए। हाँ बेटा, वो यार करंट अफेयर्स की क्लास ही सुबह अभी खत्म हुई है। करंट अफेयर्स की क्लास 5 मिनट पहले खत्म हुई है यार, उसी वजह से लेट हो गया है ना। क्लास नहीं होती फिर आ जाता मैं। क्लास थी ना यार, उसके बाद फिर सारा दोबारा से सेटअप करना पड़ता है। पीपीटी वगैरह लेकर आया, फिर अपलोड की, तो 5 मिनट बीच में लग गए। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक आज आपको करवाने वाला हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। अच्छा, बीच में आपका एक सेशन रह गया कोऑपरेटिव बैंक का, वो मैं करवा दूंगा बीच में किस दिन, ठीक है। वो आप नोट कर लेना, कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, इतना लिख लेना कोऑपरेटिव बैंक। बाकी मैंने टाइप्स ऑफ बैंक ऑलमोस्ट सारे करा दिए। ये टाइप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स आपको पढ़े हैं, वो हम डिस्कस जरूर कर लेंगे विद इन 2-3 डेज, नेक्स्ट किसी ना किसी क्लास में कर लेंगे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, थोड़ी सी असली बैंकिंग पे आते हैं। अभी तक जो बैंकिंग चल रही थी वो बेसिकली बैंकिंग कम और थोड़ी सी थ्योरी ज्यादा थी, हिस्ट्री विस्ट्री थी, है ना। कुछ ज्यादा समझने वाली चीजें नहीं थी। अब थोड़ा सा रियल प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर बैंकिंग पे बात करेंगे। और उन्हीं प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर बात करते हैं। तो मेरे पीछे जो डेफिनेशन लिखी हुई है, ये डेफिनेशन आपने ऑलरेडी पढ़ ली थी। मैंने आपको ये डेफिनेशन पढ़ाई थी, समझाई थी, राइट। याद है आप सभी को? ये वाली डेफिनेशन याद है सबको? सर जी हाँ सर, पढ़ लिया था हमने। ये सब कुछ चीजें आपने समझाई थी कुछ दिन पहले की क्लास में, राइट। आगे चलते हैं। इस डेफिनेशन को, ये भी मैंने आपको बताया था कि इस डेफिनेशन से दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहां पर बैंक के सामने आते हैं। और वो आते हैं, दैट इज डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और लेंडिंग को देना, फंड्स को देना और डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। ये दो इंपॉर्टेंट यहां पर फंडे यहां पर निकलकर यहां पर बैंकिंग से आते हैं, राइट। अब इसी का मतलब यहां पर है कि जो डिपॉजिट लिया जाता है उसी को यहां पर लोन के फॉर्म में दिया जाता है, और इसके अलावा भी बैंक बहुत सारे फंक्शंस आपके करता है। लेकिन ये दो फंक्शन जो है इनको कोर एक्टिविटी माना जाता है, यानी कि कोर फंक्शंस है बैंकिंग के। इनके ऊपर ही पूरी की पूरी बैंकिंग चलती है। तो उनमें से वन ऑफ द फंक्शन, एक एक करके इन फंक्शंस की डिटेल समझते हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं डिपॉजिट साइड की, कि डिपॉजिट सेक्शन में यहां पर बैंकिंग क्या होती है, किस तरह से यहां पर डिपॉजिट सेक्शन में बैंकिंग काम करती है। ठीक है, एक बार देख लो डेफिनेशन मेरे पीछे, ये जो लिखी हुई है। उम्मीद करता हूं डेफिनेशन अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने इस डेफिनेशन को ऑलरेडी आपको डिटेल में समझाया था जब मैंने आपको बैंक की डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब चलते हैं एक फर्स्ट फंक्शन पे, जो कि कहलाता है आपका डिपॉजिट सेक्शन। डिपॉजिट सेक्शन में यहां पर दो तरह के डिपॉजिट होते हैं, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट उस डिपॉजिट को कहते हैं जिसमें यहां पर आप कोई चीज डिमांड करके ले सकते हो वापस। आपने पैसा जमा कराया, ठीक है, बैंक में जाए, पैसा जमा कराया। अब बैंक क्या कहता है, बैंक की डेफिनेशन क्या कहते हैं, विच इज विड्रोवल ऑन डिमांड। यही पढ़ा था ना, विच इज रीपेबल ऑन डिमांड। यानी कि आप बैंक में जाएंगे, डिमांड करेंगे कि मैंने पैसा जमा कराया था, ये पैसा मुझे वापस दो। बैंक उसके लिए लाइबल है आपको पैसा देने के लिए। दैट इज डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। टाइम डिपॉजिट होता है जो आपका रीपेबल ऑन डिमांड तो होता ही होता है, उसमें भी डिमांड की जाएगी कि पैसा मुझे वापस दो। लेकिन ये जो डिमांड है
रीपेबल ऑन डिमांड टाइम डिपॉजिट के केस में ये कुछ कंडीशंस के साथ आती है। कंडीशंस कहने का मतलब ये है कि साथ में इसके टेन्योर भी जुड़ा जाता है। टेन्योर यानी कि टाइम पीरियड भी जुड़ जाता है, यानी कि डिमांड डिपॉजिट जो आप कराते हो वो किसी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं कराते हो। आप जस्ट जमा करा देते हो, जब आपका मन होता है उसमें से आप निकलवा लेते हो, चाहे एटीएम के थ्रू निकाले चाहे ब्रांच में दिए। लेकिन टाइम डिपॉजिट जब आप करवाते हो तब आप एक फिक्स टाइम पहले ही बता देते हो बैंक को कि मैं आपके पास ये जो पैसा जमा कराने वाला हूं ये इतने समय के लिए कराने वाला हूं, इतने टाइम के लिए करवाया जाएगा, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, कितने समय के लिए कराया जाएगा, ये समय पहले ही बैंक और कस्टमर के बीच में डिसाइड कर लिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग वहां पर एक एग्रीमेंट किया जाता है। तो दैट इज टाइम डिपॉजिट, उसको टाइम डिपॉजिट कहते हैं। यहां पर इस डिमांड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज डिमांड लायबिलिटी एंड द टाइम लायबिलिटी। अब यहां पर लायबिलिटी ही क्यों लिखते हैं? लायबिलिटी का मतलब होता है किसी को वापस पैसा देना, दायित्व, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने बैलेंस शीट के कंसेप्ट में बताया था ना आपको, है ना, लेक्चर नंबर 2, लायबिलिटी क्या होती है। तो उसी तरह से बैंक जो है, बैंक को यहां पर कस्टमर ने कुछ पैसा दिया है, यानी कि वो यहां पर बैंक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पैसा वापस चुकाने की। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बैंक, इट इज द लायबिलिटी ऑफ द बैंक कि उसको उसका पैसा चुकाए, क्योंकि वो पैसा बैंक का नहीं है, वो पैसा कस्टमर का पैसा है, वो बैंक की एक लायबिलिटी बन जाती है। इसीलिए बैंक के जो भी डिपॉजिट है उनको हम लायबिलिटी कहते हैं, क्योंकि उनको उसको वापस चुकाना है जब भी कस्टमर उसकी डिमांड करे या फिर एक फिक्स टेन्योर के बाद उसको लेने आए और उसकी डिमांड करे। ठीक है, ये इसलिए इसको अगर कहीं पर भी शब्द लायबिलिटी वर्ड लिखा हो कि डिमांड लायबिलिटी बताओ, टाइम लायबिलिटी बताओ, कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज है, डिपॉजिट कह लो, लायबिलिटी कह लो, एक ही बात है। क्योंकि डिपॉजिट किया जाता है वो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको वापस चुकाना, क्योंकि बैंक के पास पैसा आया है, कस्टमर का पैसा जमा है, वो बैंक का खुद का पैसा नहीं है। ठीक है, ओके। तो यहां पर आपका ये डेफिनेशन उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। अब मैं यहां पर लेकर चलता हूं आपको फर्स्ट, सबसे पहली एक्सप्लेनेशन के ऊपर, डिमांड डिपॉजिट के टाइप्स के ऊपर। डिमांड डिपॉजिट के यहां पर 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है सेविंग अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका यहां पर करंट अकाउंट। ठीक है, टाइम डिपॉजिट में भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है फिक्स डिपॉजिट एफडी, और एक होता है रेकरिंग डिपॉजिट दैट इज द आरडी। इसके अंदर एक फ्लेक्सी डिपॉजिट भी आ जाता है, फ्लेक्सी। ठीक है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो ये सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट जो है, इसमें सबसे पहले हम सेविंग अकाउंट की बात करते हैं। सेविंग अकाउंट क्या होता है? सेविंग अकाउंट क्या होता है? सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि यहां पर आपका किस लिए किया जाता है? वो किया जाता है आप जैसे मेरे जैसे इंडिविजुअल्स के द्वारा अपने नॉर्मल रूटीन की जो सेविंग है, जो आप पैसा अपने घर में ना रखकर एक ऐसी जगह रखना चाहते हो जहां से आपको कुछ ना कुछ पैसा मिल जाए, ब्याज मिल जाए, है ना। तो दैट इज सेविंग अकाउंट। सेविंग में अपने आप में सेविंग शब्द का मतलब ही क्या है? किसी चीज को सेव करना, किसी चीज को पैसे को बचाना, दैट इज सेविंग अकाउंट। पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हो मेरा सेविंग अकाउंट का? तो वो होता है आपका सेविंग अकाउंट, दैट इज द एसबी अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट। अब यहां पर इस पे बैंक आपको ब्याज भी दे देता है, लेकिन ब्याज बहुत नॉमिनल सा ब्याज इस पे मिलता है, ज्यादा ब्याज नहीं मिलता। ऑन एन एवरेज 2.5-3% यहाँ पर ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट सभी बैंक्स का अपना अपना ब्याज है। सभी बैंक्स अपना अपना ब्याज अलग अलग डिसाइड करते हैं। यहाँ पर कोई भी बैंक का ब्याज फिक्स नहीं है कि आरबीआई ने कह रखा है इतना ब्याज देना, नहीं। वो सभी बैंक्स अपना अपना डिसाइड करते हैं और सभी बैंक्स अपना अपना ब्याज कस्टमर को देते हैं। ये जो सेविंग बैंक अकाउंट है, इसके बहुत अलग अलग तरीके के वेरिएंट होते हैं। वेरिएंट का मतलब क्या हुआ? वेरिएंट का मतलब ये हुआ कि अलग अलग स्कीम के अकॉर्डिंग सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं, अलग अलग तरीके के सेविंग बैंक अकाउंट होते हैं। कुछ सेविंग बैंक अकाउंट में फैसिलिटीज बहुत ज्यादा दे दी जाती है, कुछ में नहीं दी जाती, कुछ में बिल्कुल ही नहीं दी जाती। तो उसके पीछे का कारण क्या है? सेविंग बैंक अकाउंट के अलग अलग वेरिएंट होने का कारण है द मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया। मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया सर क्या है? मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसके तहत यहां पर सभी के सभी जो कस्टमर्स है वो यहां पर अपने अकाउंट में एक मिनिमम अमाउंट जो है वो हमेशा जमा रखते हैं, डिपॉजिट रखते हैं। अगर वो मिनिमम अमाउंट से नीचे उनके अकाउंट का बैलेंस किसी वक्त भी जाता है तो उनके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जाती है।
जो कि मंथली बेसिस पर आपके अकाउंट में दिखाई देती है कि बैंक कहता है कि ये मंथली चार्जेस हमने ले लिए हैं आपसे, क्योंकि आपने ये जो मिनिमम बैलेंस है, जो आपने कमिटमेंट किया था जब आपने अकाउंट ओपन करवाया था, उस टाइम वो आपने पूरा नहीं किया है। एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक में जाते हो और अकाउंट खोलवाते हो, बैंक वाले कहते हैं कि सर 1000 रुपए मिनिमम बैलेंस लगेगा। अब 1000 रुपए मिनिमम बैलेंस उसमें यानी कि जमा करवाना जरूरी है, और उस 1000 रुपए को हमेशा के हमेशा आपको उसमें रखना भी जरूरी है। अगर आप उसमें से कुछ पैसा निकालते हो, इवन 999 भी आपका बैलेंस हो जाता है, 998 भी बैलेंस हो जाता है किसी वक्त, तो अगर वो एक दिन के लिए बैलेंस आपका पड़ा रहता है, यानी कि बैंक का जो बैलेंस होता है वो किस टाइम पे कैलकुलेट होता है? बैंक का बैलेंस कैलकुलेट होता है रात को 12 बजे। यानी कि मान लीजिए मुझे यहां पर बैलेंस बताना है कि यहां पर कल किसी अकाउंट का बैलेंस कितना था, तो जो रात को 12 बजे तक उसके अकाउंट में सस्टेन रहा ना अमाउंट, वो बैलेंस कहलाता है आपका। तो यानी कि अगर मेरा अकाउंट में बैलेंस 999 आ गया, ठीक है, हो गया उस दिन, और उसी दिन शाम तक मैंने उसमें 999 में यहां पर और कुछ पैसे ऐड करके उस बैलेंस को 1000 रुपए से ऊपर ले गया, तो रात को 12 बजे हमारा सिस्टम देखेगा कि आपका जो बैलेंस है वो मिनिमम बैलेंस से नीचे गया था या नहीं गया था। ठीक है, रात को वो चेक किया जाएगा। रात को 12 बजे अगर हमारा सिस्टम ये देखता है कि मिनिमम बैलेंस से नीचे है, तो पेनल्टी चार्ज कर देगा। अगर उसको लगेगा कि ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पेनल्टी नहीं चार्ज करेगा। यानी कि दिन में अगर आप मिनिमम बैलेंस से नीचे चले भी जाते हैं, लेकिन पैसा उसमें जमा करा देते हो, रात को 12 बजे सिस्टम हमारे मिनिमम बैलेंस से ऊपर का बैलेंस देख लेता है, तब भी कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होगी। अगर वो क्रॉस कर जाता है, यानी कि मिनिमम बैलेंस से नीचे आपका बैलेंस रहता है, और 12 बजे के बाद, रात के 12 बजे के बाद भी वो मिनिमम बैलेंस से नीचे ही रहता है, तब वो सिस्टम आपको पेनल्टी इंपोज कर सकता है। तो मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया अब कैसे रहता है सर? मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया डिपेंड करता है, वेरी करता है बैंक टू बैंक। पहली चीज तो हर एक बैंक का अपना अपना मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया। दूसरा, जब हर एक बैंक का अपना मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया, तो हर एक बैंक का भी अपना भी एक, हर एक अकाउंट का अलग अलग मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया है। क्योंकि यहाँ पर जो अकाउंट होते हैं, कुछ रूरल एरिया में, सेमी अर्बन में, अर्बन एरिया में, लाइक द अर्बन एरिया में आप ज्यादा मेंटेन कर सकते हो, लोग वैसे हैं, सेमी अर्बन में उससे कम मेंटेन है, और रूरल में बिल्कुल कम मेंटेन होता है मिनिमम बैलेंस। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बैंक्स अपना मिनिमम बैलेंस के क्राइटेरिया को रखता है सामने। और साथ ही साथ मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया एक और चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सर्विसेज कैसी चाहिए। अगर मान लीजिए आपको सर्विस चाहिए, इंश्योरेंस कवरेज भी चाहिए, आपको प्लेटिनम डेबिट कार्ड भी चाहिए, आपको यहाँ पर कल को क्रेडिट कार्ड भी चाहिए, और भी आपको सुविधाएं चाहिए, आपको ये चाहिए कि जो एम्प्लॉय है वो मेरे घर पर आके मुझे सर्विस प्रोवाइड करा, रिलेशनशिप मैनेजर उसको कहते हैं, जो कि प्राइवेट बैंक बहुत बखूबी से करते हैं। ठीक है, तो ऐसी अगर सर्विस चाहिए तो उसका मिनिमम बैलेंस जो है वो बढ़ता रहता है, वो इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, घर पर आकर बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करानी, तो वो उस तरह का आपका यहाँ पर रहता है मिनिमम बैलेंस उसके अंदर, जो भी आप सर्विस उसमें लेना चाहते हो। ठीक है, तो ये आपका हुआ, क्या होगा, ये आपका हुआ यहाँ पर आपका डिपॉजिट सेक्शन में सेविंग बैंक अकाउंट का एक बेसिक क्राइटेरिया मिनिमम बैलेंस का। एक मिनिमम बैलेंस के अलावा एक एवरेज मंथली बैलेंस का कंसेप्ट भी होता है। एवरेज मंथली बैलेंस में क्या होता है? एवरेज मंथली बैलेंस में जरूरी नहीं है कि आपका बैलेंस जो है डेली बेसिस पर मेंटेन रहे। मान लीजिए आपका डिसाइड कर लेंगे 10,000 एवरेज मंथली बैलेंस होना चाहिए, तो उसका मतलब क्या हुआ कि पूरे महीने में, पूरे 30 दिन में टोटल जो भी बैलेंस आपका हर एक दिन के एंड पर रहा, मान लीजिए आज के दिन मेरा एंड पे बैलेंस रहा 500 रुपए, अगले दिन मेरा बैलेंस रहा 1500, अगले दिन मेरा बैलेंस फिर 500 आ गया, अगले दिन मेरा बैलेंस 0 हो गया, अगले दिन मेरा बैलेंस 100 रुपए आ गया, 200 रुपए आ गया, अगले दिन मेरा बैलेंस 5000 हो गया। तो ये अगले दिन, हर एक दिन का 30 दिन का मैं बैलेंस जो निकाल लूंगा, उसका टोटल लगाऊंगा, डिवाइड बाय 30 करूंगा, तो जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो वैल्यू कहलाएगी एवरेज मंथली बैलेंस। और वो वैल्यू यहाँ पर पर्टिकुलरली जो भी अमाउंट उन्होंने डिसाइड किया बैंक ने, उससे ऊपर होनी चाहिए। अगर वो एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं किया जाएगा, जैसे डेली मंथली बैलेंस है वैसे ही एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं किया जाएगा, तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज भी यहां पर एवरेज मंथली बैलेंस से जुड़ी हुई आ गई। आई होप कि मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया फंडा थोड़ा सा क्लियर है। अगर कोई भी सवाल है मिनिमम बैलेंस से जुड़े हुए तो पूछ लो, मैं उनके रिप्लाई दे देता हूं। फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलूंगा, जो कि सेविंग बैंक अकाउंट से ही जुड़ा होगा, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट होगा। ठीक है, बैलेंस नेगेटिव होता है, नेगेटिव में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। आरबीआई ने बीच में एक सर्कुलर निकाला था कुछ साल पहले,
जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर किसी व्यक्ति का जीरो बैलेंस हो चुका है, मान लीजिए उसका 500 रुपए उसका बैंक में अकाउंट में पैसा था, मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया था 1000 रुपए का, लेकिन उसने अकाउंट में 500 रुपए रखे। अब पेनल्टी चार्ज होगी, मान लीजिए 100 रुपए पेनल्टी चार्ज होती है, ठीक है, पर डे ये चार्ज होती है। मिनिमम बैलेंस ना रखने की पेनल्टी पर डे की होती है, ठीक है। 100 रुपए पर डे चार्ज होकर 5 दिन में खत्म, इसमें चार्ज होती रहेगी, बैंक काटता रहेगा पैसा, 5 दिन में पैसा एग्जॉस्ट, जीरो। लेकिन उसके बाद भी वो मिनिमम बैलेंस नीचे, तो बैंक क्या करता था, इसमें आरबीआई ने ये कहा था कि जब इंसान की यहां पर जीरो हो जाए ना, तो उसके बाद कोई बैलेंस उसमें चार्ज नहीं होना चाहिए, उसका अकाउंट बैलेंस जो नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर वही है ना कि इसका तो फायदा उठाया जाने लगा, तो लोग कहते चलो यार कोई नहीं, वो 1000 रुपए करते थे, वो कहते मुझे मिनिमम बैलेंस मेंटेन तो करना नहीं है, वो उसमें से 990 रुपए निकाल लिए, 10 रुपए रखते, 10 रुपए जीरो, और उसके बाद कोई फंडा नहीं, वो उनका जीरो बैलेंस चलता रहता था, जब उनको मन मर्जी करती तब उसमें जमा करा के ट्रांजेक्शन कर लेते थे, ठीक है। लेकिन फिर लेटर ऑन आरबीआई ने शायद इस चीज को यहाँ पर हटाया, और आज की डेट में यहाँ पर आपका अगर आपका मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन है, तो आपका जो ये बैलेंस है ये तो कटता ही रहेगा, उसके बाद आपका बैलेंस जो है माइनस में जाता रहेगा, -100, -300, -500, -1000। और जिस दिन आप इसमें अकाउंट में पैसा जमा कराओगे, तो जो नेगेटिव बैलेंस है जो हुआ था, वो यहाँ पर पहले रिकवर कर लिया जाएगा आपके अकाउंट से। यानी मान लो 10,000 जमा कराया और आपको 1000 रुपए रिकवर करने थे, तो 1000 रुपए रिकवर कर लिए जाएंगे, आपके अकाउंट में केवल 9000 रुपए ही दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये भी एक मिनिमम बैलेंस का फंडा होता है, इस तरह से मिनिमम बैलेंस को ट्रीट किया जाता है बैंक्स के द्वारा, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा, आई होप कि समझ में आ गया होगा। क्लियर है, ओके है? नहीं बेटा, 100 रुपए मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है, ये जो मैं ले रहा हूं ना, ये सारे नंबर्स जो भी मैंने अभी बोले नंबर्स, है ना, और जो यहां पर लिखा है इज जस्ट एन एग्जांपल। सभी बैंक्स का अपना अपना, मैंने पहले ही बोला था, सभी बैंक्स का अपना अपना क्राइटेरिया होता है मिनिमम बैलेंस का, सभी बैंक्स के अपने अपने वेरिएंट होते हैं, सभी बैंक्स की अपने अपने प्रोडक्ट स्कीम्स होती हैं, सभी बैंक्स के पेनल्टी के अमाउंट जो होती है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। सर अगर कभी बैलेंस नहीं आएगा तो भरेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, वो पड़ा ही रहेगा ऐसे बैलेंस, वो नेगेटिव में जाता रहेगा, आप नहीं करवाओगे तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है ना, वो अकाउंट फिर एक्टिव डोरमेंट वगैरह हो जाएगा, उसके ऊपर बात करूंगा कि क्या आगे क्या होता है, उसके ऊपर फिर आगे 1-2 दिन में क्लास में बात होगी, ठीक है। बाकी होगा कुछ नहीं उसका, हम कुछ कर ही नहीं सकते उसमें, हमारे पास हाथ में कुछ है ही नहीं, है ना। चलो आगे चलते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट मिनिमम बैलेंस का, और देखें क्या पॉइंट है, चलो लेकर ही चलता हूं स्लाइड पर ही, एक एक करके यहीं से डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस टाइप ऑफ अकाउंट इज सुटेबल फॉर पीपल हु हैव अ डेफिनेट इनकम एंड आर लुकिंग टू सेव मनी, ठीक है। एन अकाउंट ओपन बाय एन इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल के द्वारा ओपन किया जाता है, यानी एक पर्सन, इंडिविजुअल जैसे मैं हूं आप हूं, ठीक है, उसके द्वारा। दो व्यक्ति मिलकर भी कर सकते हैं, दो से ज्यादा व्यक्ति भी मिलकर कर सकते हैं, उसके ऊपर आप भी डिस्कशन करेंगे या कल हो जाएगा डिस्कशन। दिस टाइप ऑफ अकाउंट कैन बी ओपन विद द मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट दैट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक। यही मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट, जो मिनिमम बैलेंस की बात कर रहा हूं, ये वही है मिनिमम बैलेंस, जो है मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट, ये वही है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक एंड ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं अब, ये अलग टॉपिक। ये देखो लास्ट वाला अमाउंट डिपॉजिटेड इज रिपेबल ऑन डिमांड, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, तो ये एक टॉपिक है, इसके ऊपर अब चर्चा करते हैं। इन्होंने यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक एंड ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, आरओआई इज कैलकुलेटेड ऑन डेली बेसिस। जो भी आपका ब्याज मिलेगा आपको इसके अंदर, पहली चीज तो वो ब्याज भी वैरी करता है बैंक टू बैंक, ऑन एन एवरेज 2.5-3% आपको ब्याज मिल रहा है सभी बैंक्स में, इतना ब्याज ही देता है बैंक्स। ये ब्याज वाला फंडा था, ये आरबीआई ने पहले तो अपने हाथ में ले रखा था, लेकिन काफी साल हो गए इसको बात को, 10-12 साल हो गए होंगे, 10 साल तो एटलीस्ट हो गए होंगे, आई थिंक 2013 की बात होगी, 2012-13 की, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको कह दिया था कि सभी बैंक्स अपना खुद का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करें सेविंग अकाउंट का, हम उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं लेंगे। तो तब से आज तक यहाँ पर सेविंग बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बैंक्स अपना अपना खुद ही डिसाइड कर रहे हैं, इसलिए सभी बैंक से अपना अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग लेवल पर है, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या है, यहां पर फंडा कुछ ऐसा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है
ये यहाँ पर आपको जो ब्याज मिलता है वो मिलता है डेली बेसिस पर कैलकुलेशन। डेली बेसिस पर कैलकुलेशन जैसे मैंने अब आपको मिनिमम बैलेंस की कैलकुलेशन बताई ना कि रात को 12 बजे उसकी मिनिमम बैलेंस की कैलकुलेशन होती है, उसी तरह से सेम उसी तर्ज पर यहाँ पर जो मिनिमम बैलेंस जो ब्याज की कैलकुलेशन होती है वो भी यहाँ पर रात को 12 बजे उस अकाउंट में कितना बैलेंस है उसके ऊपर होती है। रात को 12 बजे उस अकाउंट में 5,000 बैलेंस है तो 5,000 पे इंटू मान लीजिए 3% देना, 5,000 इंटू 3% इंटू 1/365 एक दिन का ब्याज वहां पर कैलकुलेट किया जाएगा। जो भी उसका बैलेंस है उसको ब्याज से मल्टीप्लाई करके यहां पर एक दिन का बैलेंस डिटरमाइन किया जाएगा और इसी तरह से डेली बेसिस का बैलेंस जो है वो यहां पर डिटरमाइन किया जाता है हमारे सिस्टम के द्वारा और उसको बैकएंड पे वो यहां पर सेव करके रखता है कि डेली बेसिस पर आज इतना ब्याज मिला, आज इतना ब्याज है, आज इतना, आज इतना, आज इतना। और जब वो 30 दिन बीत जाते हैं, पूरे 30 डेज बीत जाते हैं या फिर 90 डेज बीत जाते हैं, 30 डेज और 90 डेज क्यों बोले मैंने, क्योंकि बैंक टू बैंक वेरी करता है। कुछ बैंक्स यहाँ पर 30 दिन बाद ये करते हैं, कुछ बैंक्स ये 90 डेज बाद यानी क्वार्टरली ये करते हैं। और क्या करते हैं कि जो कस्टमर है, जो सेविंग अकाउंट होल्डर है, उसको यहाँ पर ब्याज देते हैं, उसको यहाँ पर इंटरेस्ट देते हैं। कुछ बैंक्स महीने बाद दे देते हैं, कुछ बैंक्स 3 महीने बाद यहाँ पर ब्याज आपको सौंपते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपको ब्याज के रूप में यहाँ पर पैसा जो मिलता है वो मिलता है डेली बैलेंस के ऊपर। डेली बैलेंस के ऊपर कैलकुलेशन होता है। डेली बैलेंस आपको कैलकुलेशन करता रहता है, जितना भी डेली बैलेंस ऊपर नीचे जो भी हुआ है उसके अकॉर्डिंग। और महीने के एंड में आपके अकाउंट में एक ट्रांजेक्शन आती है, दैट इज दी सेविंग बैंक इंटरेस्ट का के नाम से, तो वो आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, so that is the saving bank account, that is the account opened by an individual, a minimum initial deposit that varies from bank to bank, the amount deposited is repayable on demand on a daily basis। ये कैलकुलेशन होता है, चेंज हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम टू टाइम। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है रेट ऑफ इंटरेस्ट का? कोई शंका, कोई डाउट? ओके सचिन, कोशिश करते हैं। ठीक है, बाकी कल मैंने खैर आपकी तो अभी क्लास हुई नहीं है ना, आपकी अभी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने बैंकिंग अवेयरनेस के एमसीक्यूज डालने शुरू कर दिए हैं। वैसे अभी मत करना, आप लोग जिन्होंने बैंकिंग अवेयरनेस नहीं की वो मत अटेंड करना। ठीक है, अभी आप वो इकट्ठे होते रहेंगे तो इकट्ठे बाद में कर लेना जैसे जैसे होंगे। बाकी मैं कोशिश करूंगा टॉपिक वाइज टेस्ट भी डालने की। ठीक है, तो बाकी कल मैंने बैंकिंग अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन का टेस्ट डाला है। अगर आप अपने पहले बैंकिंग अवेयरनेस कर रखी है, रिवीजन कर रहे हो अभी, तो फिर आप वो टेस्ट दे देना। तो इस तरह के एमसीक्यूज टेस्ट आपके लिए आते रहेंगे। आज एक टेस्ट डलेगा करंट अफेयर्स का, आज करंट अफेयर्स के 40 क्वेश्चन का एक टेस्ट डलेगा। ठीक है, ये जो आप क्लास देख रहे हो, अगर आप लेकिन आपके पास पता नहीं ना आप कौन से पैकेज के अंडर हो। आपके केवल 3 ही पैकेज है जिसके अंडर ये क्लास, ये मेरे जो एमसीक्यूज आप देख पाओगे। या तो अगर आपके पास क्रॉसवर्ड का पैकेज है एक्सक्लूसिव, अगर क्रॉसवर्ड का है तो खैर आप ये क्लास ही नहीं देख पा रहे होंगे। ठीक है, किसी के पास, या फिर आपके पास मेरा एनुअल सब्सक्रिप्शन है, अगर आप एनुअल वाले यूजर हो तो आप ये देख पाओगे। ठीक है, या फिर आप मेरे, हाँ बस, या फिर आप लर्निंग नीति के एनुअल सब्सक्राइबर हो, यानी लर्निंग नीति का आपने पूरा पूरा जो कॉम्बो है ये ले रखा है और मेरे वाला एनुअल वीडियो कोर्स ले रखा है आपने। ठीक है, 1199 वाला, या फिर आपके पास क्रॉसवर्ड है। तो अगर आपके पास इन तीनों का में से कोई भी चीज है तो आप उन एमसीक्यूज को अटेंड कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी है, यानी कि आपके पास मान लीजिए मेरा मेरा वीडियो कोर्स जो 31 जनवरी वाला है वो है ना, या फिर आपके पास अगर आपके पास मेरा एक पुराने स्टूडेंट्स है जिनके पास मतलब 31 जनवरी वाले जो भी हैं, ठीक है, उनके लिए एक्सेस नहीं है, उनके लिए सिर्फ वीडियोस है, उनके लिए नहीं है। ये ऑलरेडी हम बात पहले कर चुके थे। अभी ये मत कहना सर दे ये कर दो वो कर दो, ये चीजें ऑलरेडी क्लियर हो चुकी थी 1 महीना पहले जब हमने कोर्सेज लॉन्च किए थे। ठीक है, तो उस टाइम में क्लैरिटी थी, उस टाइम अच्छे से बताई थी आपको हर एक चीज कि आपको कौन सा कोर्स परचेज करना है। जो चीज हम उपलब्ध करा सकते हैं वो आपको करा दी, क्योंकि वीडियो कोर्सेज आप प्रीवियस प्लेटफॉर्म पे आपने लिए थे, तो हमने इस प्लेटफॉर्म पे जो चीज आपके लिए वीडियो के फॉर्म में कम प्राइस पे उपलब्ध करवा दी थी। ठीक है, मिनिमम बैलेंस पे इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर, जो आपका बैलेंस हो, कोई मिनिमम बैलेंस नहीं है।
कोई मिनिमम बैलेंस का उसमें नहीं है इंटरेस्ट रेट। जो आपका बैलेंस हो, मान लीजिए 1000 रुपए मिनिमम बैलेंस है, ठीक है, और आपके अकाउंट में बैलेंस 2000 रुपए है, तो आपको 2000 रुपए ही इंटरेस्ट मिलेगा, 2000 पूरे पे इंटरेस्ट मिलेगा। उसमें ऐसा नहीं है मिनिमम बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, ऊपर सब पे मिलेगा। तो जो कल लाइव मॉक है वो इस ऐप में कहां पर मिलेगा? बता दिया जाएगा आपको बेटा, बता दिया जाएगा ना। एक फोल्डर है फ्री टेस्ट करके, एक फोल्डर है, ठीक है, उसके अंडर वैसे मिलेगा। बाकी हम बता देंगे आज शाम तक आपको, ठीक है। लिंक भी हम शेयर कर देंगे अपने टेलीग्राम्स पे, अपनी ऐप के चैट बॉक्स जो है आपका उसके अंदर, सभी जगह आपको लिंक्स मिल जाएंगे उसके, है ना, जहां से आप कनेक्टेड हो वहां पर लिंक मिल जाएंगे आपको। हाँ मुस्कान नहीं आई, वो मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर्स की डेली वाली क्विज और वीकली क्विजेज अभी 3 दिन नहीं आएंगी, क्योंकि वो जो कंटेंट वाला पर्सन है वो थोड़ा बिजी है, फेस्टिव सीजन है अभी बंगाल साइड में, वहां का है, तो वो बिजी है, उसने 3-4 दिन की हॉलीडेज ले रखी है, तो डेली के क्विजेज भी और जो वीकली क्विज है वो भी नहीं है। लेकिन इस संडे तक, जो अगला संडे आ रहा है, तब तक सारी जो पेंडिंग है वो भी अपडेट हो जाएगा, वीकली भी अपडेट हो जाएगा, अगले वीक की भी हो जाएगी, इस वीक की भी हो जाएगी, ठीक है। इन बिटवीन मैं डेली करंट अफेयर्स की वो करंट अफेयर्स के सेक्शनल टेस्ट दे रहा हूँ, वो आप लगा लेना, है ना, आज भी आएगा वो चीज। ठीक है, क्लियर है ये पूरा पूरा पैरा? आई थिंक इसमें कोई डाउट होगा नहीं, होता तो आप अभी तक पूछ लेते। हाँ यश, आप थोड़ा लेट आए हो मेरे ख्याल से। मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि कोऑपरेटिव बैंक पेंडिंग है, वो मैं 1-2 दिन में क्लास ले लूंगा, मैंने बता दिया। कोई बात नहीं, हो जाएगा, अच्छा अच्छा परफॉर्म करोगे यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, बढ़िया परफॉर्मेंस होगा, है ना। फीवर वीवर सब, अगर दिल में कुछ करने का है ना तो सब हो जाता है। मुझे डेंगू हुआ था, मुझे डेंगू हुआ था, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कौन से साल की, मुझे साल अब याद नहीं है ना। और मैं यहाँ से मेरा एग्जाम था यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस का, और मुझे 2 दिन पहले डेंगू हुआ था। मैं एग्जाम देने गया था, और एग्जाम मेरे यहाँ से 500 किलोमीटर दूर था, और यूपीएस सिविल सर्विस का एग्जाम, मेंस का एग्जाम एक दिन नहीं होता, 7 दिन एग्जाम, 5-7 दिन चलते हैं एग्जाम, डेली बेसिस पर होते हैं, डेली बेसिस पर 2-2 एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो मन में अगर श्रद्धा है, मन में अगर कुछ करने की ठानी है, तो सब हो जाता है। खैर मैं गया, और सिचुएशन कुछ मेरी अलग ही होगी थी, वहां जाके मैं बेहोश बेहोश हो गया था बहुत ज्यादा हालत मेरी खराब हो गई थी, वोमिट वोमिट आ गई थी मुझे, तो खैर वो सिचुएशन अलग ही थी मेरे लिए। पुराने स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगी, तो मुझे वापस आना पड़ा एज पर दी एडवाइस, नहीं तो शायद कुछ और वर्स कंडीशन हो जाती मेरी। लेकिन अगर नॉर्मल फीवर है तो यार, एक 1 डे एग्जाम है, कौन सा तुम्हारे लिए 7 दिन का एग्जाम है, तो कर ही सकते हो, कोशिश करोगे तो सब पॉसिबल है। चलो आगे चलते हैं, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट की बात करते हैं। देखो सेविंग बैंक अकाउंट की तो बात मैंने कर ली, ठीक है, ओके। सर थैंक यू सो मच फॉर रिकमेंडिंग हर्षल सर, अब अफसोस हो रहा है कि कॉम्बो सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं लिया कोई बात नहीं बेटा, अब ले लेना, अब जो भी है पैकेज है, हर्षल सर का है जो भी है। अरे वैसे भी हमने बेटा क्या कर रखा है, हमने इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा उसके लिए आपको वो नहीं कर रखा, मतलब इतना ज्यादा प्राइस का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं कर रखा। अगर आप इंडिविजुअल भी लेते हो और कॉम्बो भी ले रहे हो ना, तो बहुत कम डिफरेंस लिखेगा। अगर आपने मेरा ले लिया तो हर्षल सर का भी एक एनुअल वाला ले लोगे, तो भी आपका मेरे ख्याल से अफोर्डेबल के अंडर आ जाओगे आप, इतना मुश्किल नहीं होगा। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट की बात करते हैं, ठीक है, चलो फटाफट करते हैं इसको, फिर अगली क्लास भी है अपनी करंट अफेयर्स की रिवीजन की, है ना। एक हमने अभी सेविंग अकाउंट देखा, ठीक है, ओके है, सेविंग अकाउंट देखा यहाँ पर हमने, और अब है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट। आपने बहुत बार सुना होगा ना जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में, स्टूडेंट अकाउंट के बारे में, तो ये वही है जीरो बैलेंस अकाउंट, यानी कि इसमें आपका कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं होता, और साथ ही साथ ये ऐसे अकाउंट होते हैं जिसमें यहां पर ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं की जाती। एक नॉर्मल अकाउंट जो कि एक किसी ऐसे बीपीएल परिवार के व्यक्ति का, है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन है, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, कुछ ऐसे लोगों के लिए स्पेसिफिक, उनको बैंकिंग सेगमेंट से जोड़ने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए यहां पर इन अकाउंट्स की ओपन करने की शुरुआत की गई थी।
और इन अकाउंट्स में यहाँ पर मिनिमम बैलेंस, जीरो बैलेंस आपको मेंटेन, मतलब उतना ही मेंटेन तो क्या, उसके अंदर जीरो बैलेंस रखना, आपको कुछ मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना। लेकिन ये अकाउंट कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ आते हैं। रिस्ट्रिक्शन कैसी? रिस्ट्रिक्शन यहां पर होती है, देखो ये लिखा, नो नीड टू मेंटेन मिनिमम बैलेंस, अ रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बीएसबीडीए एट अ रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर। बीएसबीडीए में कन्वर्ट करा सकते हो। बीएसबीडीए फैसिलिटी एटीएम कम डेबिट कार्ड फ्री ऑफ चार्ज दिया जाता है, एटीएम कम डेबिट कार्ड भी मिलेगा, ठीक है। देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ डिपॉजिट मेड इन बीएसबीडीए अकाउंट, नंबर ऑफ डिपॉजिट में कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है, वो है कि मैक्सिमम ऑफ 4 विड्रॉवल्स फ्री ऑफ चार्ज इन अ मंथ इंक्लूडिंग एटीएम विड्रॉवल, ट्रांसफर, आरटीजीएस, नेफ्ट। किसी भी तरह से अगर आप इसमें पैसा विड्रॉ कर रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो किसी भी मोड से, तो वो केवल और केवल 4 ही ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो इसके अंदर। ये इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन है यहां पर। और इवन जो बीएसबीडी अकाउंट होल्डर है कैन नॉट हैव अ रेगुलर बेस सेविंग बैंक अकाउंट इन सेम बैंक। अगर आपका बीएसबीडी अकाउंट है तो आप रेगुलर जो सेविंग अकाउंट है वो सेम बैंक में ओपन नहीं करा सकते। और इवन एक और चीज है, बीएसबीडी अकाउंट एक से ज्यादा बैंक में हो भी नहीं सकता। मान लीजिए एक बैंक में आपको एक बीएसबीडी अकाउंट एक और खुलवाना है, नहीं हो सकता, है ना। आपका बीएसबीडी अकाउंट और इवन रेगुलर सेविंग अकाउंट भी नहीं हो सकता कि आप एक बीएसबीडी खुलवा लो एक रेगुलर खुलवा लो, नहीं। एक रेगुलर है बीएसबीडी खुलवा लो, नहीं। एक बैंक में एक ही सेविंग अकाउंट होगा, वट एवर इट इज। एक बैंक में एक ही सेविंग अकाउंट हो सकता है, दो सेविंग अकाउंट अलग अलग वेरिएंट के नहीं हो सकते। अब जो बीएसबीडी है इसको देखकर आपको एक और अकाउंट याद आ रहा होगा, दैट इज ए प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट, पीएमजेडीवाई। प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट एक ऐसा अकाउंट था जिसके तहत यहां पर क्या होता, जिसके तहत आपको मिनिमम बैलेंस 0 ही होता था, लेकिन उसमें किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, ना विड्रॉल की रिस्ट्रिक्शन है ना डिपॉजिट की रिस्ट्रिक्शन है। तो सर बीएसबीडी और पीएमजेडीवाई में क्या फर्क है? दोनों जो अकाउंट है वो अलग अलग अकाउंट है। जो बीएसबीडी अकाउंट होता है ये बेसिकली एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि लिमिटेड केवाईसी से भी ओपन किया जाता है। लिमिटेड केवाईसी। अब सर लिमिटेड केवाईसी क्या है? लिमिटेड सर केवाईसी क्या चीज है? अभी मैंने केवाईसी आपको करवाया नहीं है तो फिर लिमिटेड केवाईसी में ऑब्वियस समझ में आएगा नहीं। तो इस टॉपिक को मैं अभी जब केवाईसी समझाऊंगा तब आपको मैं इस बीएसबीडी में वापस लेकर आऊंगा, ठीक है। तब मैं कनेक्ट करूंगा कि लिमिटेड केवाईसी का मतलब क्या है और लिमिटेड केवाईसी बीएसबीडी से कैसे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो लिमिटेड केवाईसी के अकॉर्डिंग बीएसबीडी खोला जाता है जिसके पास लिमिटेड केवाईसी हो, लेकिन किसके पास फुल केवाईसी है पूरी की पूरी, तो पीएमजेडीवाई उसका खोला जा सकता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट, जो कि यहां पर ऑलमोस्ट सारे फीचर्स जो हैं वो इस अकाउंट के रखता है बीएसबीडी के, अलोंग विद इसमें किसी भी तरह के विड्रोवल की लिमिट नहीं होती, इसमें जितना मर्जी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ये तो लोगों को जोड़ने के लिए, मैक्सिमम बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई थी। और बेसिकली इस तरह की जो स्कीम है पीएमजेडीवाई, ये स्कीम के तहत जो अकाउंट खोले गए जीरो बैलेंस, इसके पहले भी जीरो बैलेंस के अकाउंट खोले जाते थे, आपके सामने ही है, ठीक है। ये तो उस टाइम पे एक ड्राइव चलाया गया था, एक पूरा कैंपेन चलाया गया था, जिस कैंपेन को काफी बहुत ज्यादा सराहना मिली थी लोगों के, हर एक व्यक्ति के यहाँ पर अकाउंट ऑलमोस्ट खुल गए थे यहाँ पर उसके तहत। नॉर्मली हिचकिचाते हैं जो लोग बैंक में जाकर अकाउंट ओपन करने से, उन्होंने भी अपने अकाउंट खुलवा लिए थे, ठीक है। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है बीएसबीडी या पीएमजेडीवाई, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होल्डर को मिलता है उतना ही मिलता है, ठीक है। ओके, तो ये चीज आपकी आई है यहां पर प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट बीएसबीडी अकाउंट से जुड़ी है। कोई शंका, कोई समस्या, कोई डाउट पूछो। हाँ, 15 लाख के चक्कर में जो भी कह लो, है ना। क्या ही बोले, ठीक है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं अगली पॉइंट ऑफ व्यू पे। यहां पर इसमें आपको शब्द दिख रहे होंगे नॉमिनेशन के, ये दो दो पिक्चर लगी हैं, इसमें नॉमिनेशन की हम बात करेंगे। अगर आपका कोई भी अकाउंट है, किसी भी तरह का सेविंग अकाउंट ही के अकॉर्डिंग मैं बताता हूं, अगर आपका कोई भी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, आपका नहीं बोलते, किसी थर्ड पार्टी का सेविंग बैंक अकाउंट है, ठीक है सर, तो फिर कोई बीएसबीडी क्यों करेगा? वही बेटा शुभांकर, मैं वही तो कह रहा हूं कि लिमिटेड केवाईसी के लिए,
बीएसबीडी अकाउंट की आज भी इंपॉर्टेंस उतनी है अगर लिमिटेड केवाईसी। अब लिमिटेड केवाईसी मैं अभी बताऊंगा तो वो थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक चला जाएगा, है ना। जब जब केवाईसी का टॉपिक आएगा तब मैं समझाऊंगा लिमिटेड केवाईसी का, तब मैं बीएसबीडी पे दोबारा लेकर आऊंगा, ठीक है। सेम बैंक में बीएसबीडी और सेम नहीं बेटा, लिखा था ना पीछे, साफ साफ लाइन लिखी थी ना, या हम नहीं खुलवा सकते, लिखा तो था। अच्छा, अब नॉमिनेशन क्या होता है, ठीक है। हाँ जी बेट, कल हुई थी, हाँ कल करंट अफेयर रिवीजन क्लास हुई थी, हाँ हुई थी ना, कल करवाई है मैंने। नॉमिनेशन, नॉमिनेशन होता है कि इनकेस अगर आप इनकेस जो सेविंग अकाउंट होल्डर है या फिर कोई भी अकाउंट होल्डर है, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स होंगे, आगे भी पढ़ेंगे हम अकाउंट के टाइप्स, उनमें उस अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो जाती है तो उसका पैसा किसको मिलेगा। किसी अकाउंट होल्डर की अगर डेथ हो जाती है उसका पैसा किसको मिलेगा। उसका पैसा दो लोगों को मिल सकता है। एक व्यक्ति होता है नॉमिनी, दूसरा व्यक्ति होता है उसका लीगल हेयर। मतलब सर, जब भी अकाउंट ओपन करवाया जाता है तो बैंक आपसे पूछता है कि इस अकाउंट में नॉमिनी किसको बनवाना है। नॉमिनी का मतलब होता है कि अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उस अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद जो भी उसके अकाउंट में पैसा है वो उस व्यक्ति को मिल जाएगा जिसको आपने नॉमिनी किया था, नॉमिनेशन जिसको बनाया था। उसको व्यक्ति को क्या करना है, मृत्यु हुई, उस व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट ले आएगा ब्रांच में, और ब्रांच में आके डिपॉजिट करेगा, एप्लीकेशन लिखेगा और दैट्स इट। उसका जो भी पैसा है हमारे पास नॉमिनी रजिस्टर होगा, लिखा होगा, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में भी मेंशन होगा, सब कुछ होगा, क्रॉस वेरीफाई कर लिया जाएगा और उस नॉमिनी को पैसा वापस दे दिया जाएगा, जो भी उसके अकाउंट में पैसा था। अब इनकेस नॉमिनेशन नहीं है, आपने डलवाया ही नहीं कभी, है ना, बैंक वाले पूछते हैं नॉमिनी डाल दो, अरे नहीं 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 नॉमिनी क्या करना है, नेगेटिव बातें मत करो हमसे, मेरी कौन सी मृत्यु होने वाली है। कई कस्टमर आएंगे ऐसे बोलेंगे आपको, आप बोलेंगे सर नॉमिनेशन बताओ। नॉमिनेशन क्या होता है बेटा, सर अब हम भी बड़े अलग तरीके की बात करते हैं। अच्छा होता है ऐसा, मैंने सुना है क्लैरिकल स्टाफ को बात करते हुए, है, मैं जैसे बोलते हैं ना आगे से, सर ये नॉमिनेशन किसको कराना है, सामने वाला व्यक्ति अनजान, वो बोलेगा नॉमिनेशन क्या होता है, बोल बैठते हैं हम लोग, क्या जल्दी 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 बोल बैठते हैं। सर अगर कल को आपकी मौत हो जाती है तो, अगर सर कल को आपकी मृत्यु हो जाती है तो, वो बंदा, आपको कोई कहे कि कल को तुम्हारी मौत हो जाती है, कल को तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, तुम्हारे रिएक्शन क्या होगा, अजीब सा रिएक्शन नहीं होगा। तो सेम वैसे रिएक्शन उस कस्टमर का होता है, अरे बेटा ऐसे कैसे मेरी मौत हो जाती है, ऐसे कैसे मेरी मृत्यु हो जाती है, नहीं नहीं मुझे नॉमिनेशन नहीं कराना, तुम नेगेटिव बातें मत करो, ये सब काम नहीं, आप बिना नॉमिनेशन के अकाउंट खोलो। बिना नॉमिनेशन के नहीं खुलेगा, खुल जाएगा अकाउंट, खुलने में दिक्कत नहीं होती, कोई अकाउंट तो बिना नॉमिनेशन के खुल जाता है। लेकिन वो चीज कस्टमर से पोलाइटली पूछनी होती है कि सर नॉमिनेशन का मतलब होता है अगर जो भी अकाउंट ओपन करवा रहा है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका पैसा जो है नेक्स्ट किसको मिले, ठीक है, ओके। सो ये यहां पर नॉमिनेशन का फंडा ये होता है। और अगर इनकेस नॉमिनेशन नहीं करवाया है, अगर नॉमिनेशन नहीं कराया तो क्या होगा फिर, अगर नॉमिनेशन नहीं कराया है तो वहां पर आपका जो पैसा है उसके लिए फॉर्मेलिटी की जाएगी, बहुत थोड़ी लंबी चौड़ी। क्या होगा, आपके जितने भी लीगल हेयर्स है, लीगल हेयर मतलब होता है जो वायरस है, यानी कि मान लीजिए किसी एक व्यक्ति की मृत्यु होगी, उसके नहीं, उसके वाइफ, उसके बच्चे जो उसके वारिस होते हैं, उन सबके द्वारा यहाँ पर एक वारिसनामा बनवाया जाएगा, कोर्ट में जाएगा, नोटरी होगा, सब कुछ होगा, फॉर्मेलिटीज होंगी, डेथ सर्टिफिकेट लगेगा और जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर ले जाकर बैंक में जमा कराया जाएगा और फिर बैंक अपना पूरा प्रोसीजर करके उस क्लेम को सेटल करेगा। उस क्लेम को एक पर्टिकुलर व्यक्ति को देगा पैसा उनके लीगल हेयर में से, जिसमें लीगल हेयर में से उस व्यक्ति को चुना गया हो कि इस व्यक्ति को आप पैसा सौंप सकते हैं, उस व्यक्ति को देगा और लीगल हेयर बाकी सब में पैसा जो है वापस बांटना चाहे बांट देगा, रखना चाहे रख देगा, वो उनकी फैमिली मैटर है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। नॉमिनेशन में इतना झंझट नहीं होता, नॉमिनेशन हमारे पास जो रजिस्टर्ड हम उसको दे देते हैं, लेकिन विदाउट नॉमिनेशन अकाउंट में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है और उसके लिए अच्छा खासा 4-10 हजार रुपए 5 हजार रुपए खर्चा भी आपका लगता है, क्योंकि स्टैम्प पेपर लेंगे, कोर्ट में जाएंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें वहां पर देखने को मिलती हैं। तो ये आपका जो कहलाती है, इस चीज को हम कहते हैं डिसीज्ड क्लेम। यहां पर शब्द लिखा है, क्लेम ऑफ डिसीज्ड डिपोजिटर हैज टू बी सेटल्ड बाय द बैंक विद इन 15 days फ्रॉम द
रिसिप्ट ऑफ द क्लेम, जब आपका आ गया क्लेम तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर सेटल होना जाना चाहिए। इन केस ऑफ ज्वाइंट डिपॉजिट अकाउंट द नॉमिनी राइट अराइजेस ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ ऑल अकाउंट होल्डर। ये ज्वाइंट अकाउंट के बारे में अभी बात करूंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी इस क्लास में नहीं बात करेंगे ज्वाइंट अकाउंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा डिसीज डिपोजिटर और नॉमिनेशन का क्या कंसेप्ट है, नॉमिनेशन क्या होता है, क्यों जरूरी है। अगर आप जब बैंक में लगोगे तो उसके बाद इंश्योर करना कि आप हर एक अकाउंट में नॉमिनेशन जरूर करवा रहे हो, नॉमिनेशन करवाओगे, क्योंकि सामने वाले कस्टमर को नहीं पता होता, अकाउंट ओपन जो करवाता है उसको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होता, नॉमिनेशन क्या होता है, वो क्या होता है, वो क्या होता है। आपको ही अवेयरनेस करना है, आपको ही अवेयर करना है कि नॉमिनेशन क्या होता है और ये नॉमिनेशन होता है और आप इसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। ठीक है, आप बताइए नॉमिनेशन क्या है, ताकि कल को मृत्यु होती है तो आपका पैसा जो है किसी को और को मिल जाए, सही तरीके से मिल जाए, ज्यादा फॉर्मेलिटीज ना हो, दिक्कत ना आए उनको। ठीक है, ओके। सर कैसे कन्विंस करें कस्टमर? कन्विंस करने की जरूरत नहीं बेटा, उसमें सिंपल ये फैसिलिटी उनको, एक होता है आप बोल रहे हैं कि तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो आपकी मृत्यु हो जाती है, मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपकी मृत्यु शब्द ना इस्तेमाल करके ये बोल दो कि सर अगर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका पैसा किसको मिले, कि अगर नहीं करते हैं नॉमिनी तो काफी ज्यादा फॉर्मेलिटीज हो जाती है, बाद में वो झंझट लंबा हो जाता है, पैसा मिलने में थोड़ी देरी हो जाती है, नॉमिनेशन में पैसा मिलने में तुरंत आपके नॉमिनी को जो भी आप बनाएंगे उसको पैसा मिल जाता है। नॉमिनी एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, और नॉमिनी जरूरी है ब्लड रिलेशन में, नॉमिनी कोई भी हो सकता है। ओके, कोई भी दोस्त रिश्तेदार हो सकता है, और नॉमिनी कितने भी हो सकते हैं। अगर आप 10 लोगों को नॉमिनी बनाना चाहते हो बना सकते हैं, 10-10% के हिस्से हो जाएंगे, क्योंकि जब आप नॉमिनी रजिस्टर करते हो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में तो वहां पर जो कॉलम होता है वहां पर ये बकायदा होता है नॉमिनी, नेम ऑफ द नॉमिनी, एज ऑफ नॉमिनी, रिलेशन विद द अकाउंट होल्डर एंड परसेंटेज ऑफ द नॉमिनेशन, ये कॉलम होते हैं। तो उसमें आप अगर मान लीजिए 10 लोगों को बना रहे हो तो परसेंटेज ही मेंशन कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को मेरे खाते से 5% दे दिया, इसको 5%, इसको 20% दे दिया, इसको 5%, इसको 10% दे दिया। तो ऐसे करके आप 10 नॉमिनेशन भी दे सकते हो, 5 भी दे सकते हो, 4 भी दे सकते हो, और परसेंटेज उनकी आगे लिख सकते हो कितना इतना पैसा उनको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। सर नॉमिनी एंड अकाउंट होल्डर दोनों ही परलोक से धार जाए तो फिर वही है ना, फिर लीगल हेयर्स आ जाएंगे ना, फिर नॉमिनी को लीगल हेयर्स वारिसनामा बनेगा ना फिर साथ का सबका, फिर दोनों ही डेथ सर्टिफिकेट आएंगे, फिर कुछ नहीं कर सकते भाई। नॉमिनी का अब नॉमिनी कराने लगे तो फिर तो लाइन ही बन जाएगी, फिर तो सर्कल बन गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो लीगल हेयर्स फिर नॉमिनी के आ जाएंगे और फिर वो सब काम वैसे ही होगा। उसमें नॉमिनी के लीगल हेयर्स नहीं आएंगे, उसमें फिर जो डेथ हुई है उसके लीगल हेयर्स आकर क्लेम करेंगे। ठीक है, फिर नॉमिनी का कुछ कंसेप्ट, नॉमिनी की डेथ होगी नॉमिनी खत्म है ना, फिर पैसा जो है वो लीगल हेयर्स ऑफ दी अकाउंट के, जो जिसके नाम अकाउंट है उसके लीगल हेयर्स को ही मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं नॉमिनी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। राइट, नॉमिनी का कंसेप्ट क्या है। ओके चलो, ये क्लास करेंगे कल, नेक्स्ट क्लास कल नहीं रहेगी बेटा। ठीक है, अब से ना बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास में ना अल्टरनेट डे पे कर रहा हूँ, रीजन आपको उसका बता देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स के ना आरआरबी पीओ के इंटरव्यूज आ चुके हैं 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, मुझे इंटरव्यू ना डबल शिफ्ट में करने पड़ रहे हैं, तो मैं आपकी बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास बंद नहीं करना चाहता था, तो इसलिए मैं अल्टरनेट डे पर कर रहा हूँ। तो बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास कल से, रिवीजन क्लास जो है करंट अफेयर्स की वो डेली चलेगी, क्योंकि उसका एग्जाम है आईबीपीएस पीओ में, इसका उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। ये फाउंडेशन क्लास है, आई थिंक थोड़ा बाद में जाकर एडजस्ट किस दिन मैं कर लूंगा इन क्लासेस को। तो अभी कल आपकी क्लास नहीं रहेगी, अल्टरनेट डे पर मैं आपकी क्लासेस लिया करूंगा। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस की, लेकिन लेंगे जरूर। और कुछ दिन की बात है, मान के चलिए आईबीपीएस पीओ मेंस तक अल्टरनेट डे चलेगा, उसके बाद फिर मैं रेगुलर कर दूंगा इस क्लास को। फिर क्या होगा, फिर करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास बंद हो जाएगी, तो ये क्लास थोड़ी सी लंबी ले लिया करूंगा, है ना। तो आपके लिए फिर अभी थोड़ा सा कम कंटेंट लेकर हम बाद में डबल डबल कंटेंट कर लिया करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये चीज हमने करनी है, ये हो गया। अब कल तो मिलेंगे नहीं बैंकिंग ऑनर्स की, परसों मिलेंगे, करंट अफेयर्स की रिवीजन डेली होती रहेगी। ठीक है, ओके। सर अगर नॉमिनी की पहले डेथ होगी तो दूसरा हाँ जी हो सकता है, बिल्कुल नॉमिनी चेंज हो सकता है, नॉमिनी डेथ होने की जरूरी नहीं है, नॉमिनी जब मर्जी जाओ तब चेंज कर सकते हो। अगर मैंने आज नॉमिनी एक व्यक्ति को बनाया, मैं कल दूसरे व्यक्ति को नॉमिनी बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो सेशन एंड करें आज का। चलो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। आ जाओ 5 मिनट में, जिसने रिवीजन क्लास में आना है रिवीजन क्लास में आ जाओ। ठीक है, करंट अफेयर्स की करते हैं रिवीजन आज, कंटिन्यू।
का तो नॉमिनी तो पे करना होता है। मुस्कान करेंगे लोन के बारे में, लोन जब चैप्टर कराएंगा ना लोन वाला तब मैं डिस्कस करेंगे अपने लोन के बारे में, है ना। अभी डिस्कस करूंगा तो मजा नहीं आएगा बात करने में। ओके चलो मिलते हैं फिर। और क्विज लगा लेना बैंकिंग अवेयरनेस का, अगर जिसने बैंकिंग अवेयरनेस पहले कर रखी है तो अपडेट कर चुका हूँ क्विज, ठीक है। और जिसके पास नहीं है तो फिर क्रॉसवर्ड करंट अफेयर्स ले लेना, उसके अंदर सारे क्विजेस सारे पीडीएफ्स वगैरह उसके अंदर मिल जाती है मेरी डेली करंट अफेयर्स के। अगर किसी के पास क्रॉसवर्ड पैकेज नहीं है तो, किसी ने नॉर्मल, मेरा पुराने स्टूडेंट्स जिन्होंने 4 मंथ्स वाला पैकेज ले रखा है तो वो फिर अपग्रेड तो अब ऑप्शन नहीं है, मैंने पहले अपग्रेड करने का ऑप्शन आप सबको दे दिया था, ठीक है। तो अपग्रेड का तो ऑप्शन है, लेकिन अलग से क्रॉसवर्ड ले लेना ताकि आप कहीं पर भी कुछ मिस ना करो, कि उसमें डेली बेसिस पर क्विजेस अपडेट होने वाली है। आज करंट अफेयर्स की क्विज अपडेट होगी उसमें। सर आपके जैसा कोई और नहीं पढ़ा सकता, बैंकिंग में से अच्छा समझ आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू यार। मतलब मैं अपने आप को ये तो नहीं कहता कि मैं बेस्ट पढ़ाता हूँ, मुझे बस इतना है कि मैं एक बैंकर हूं यार, 12 साल जॉब किया है ना। तो 12 साल जॉब में हमारे दिन में हम अपना ज्यादा समय घर पर आपके कितने टाइम के लिए आते थे। आप ये देखो, सुबह 10 बजे आते थे, शाम को 7-8 बजे आते थे, तो दिन का मैक्सिमम टाइम हम बैंक में बिताते थे। बैंक को हम दिन में पता नहीं कितनी बार खाते थे, कितनी बार पीते थे बैंकिंग की टर्म्स को। तो ऑब्वियस है कि वो अंदर खून में बसी हुई बैंकिंग टर्म्स। तो उनको समझाने मुझे कोई बड़ा ही मैं बिल्कुल ईजी वे में समझा देता हूँ उनको, ईजी तरीके से समझा देता हूँ और सामने वाले को समझ में आ जाता है। अब वही बात आप नॉर्मल वो सोचो कि आपको मैं समझाता हूँ एज ए कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अगर एज ए कस्टमर आप क्वेरी करने आते हो तो कस्टमर को मैं समझाऊंगा ना, ये है बेटा, ये सेविंग अकाउंट, बेटा तो क्या सर ये सेविंग अकाउंट ऐसे होता है, नॉमिनेशन ऐसे होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें ऐसा मिलता है। कोई मेरे से कस्टमर पूछता है मिनिमम बैलेंस क्या होता है सर बताओ, तो मिनिमम बैलेंस उसको बताया। तो जैसे मैं कस्टमर को समझाता हूँ वैसे आपको समझा रहा हूँ। तो इसलिए फर्क है मेरी बैंकिंग अवेयरनेस और बाकी जगह बैंकिंग अवेयरनेस में, कि बाकी जगह में आपको बैंकिंग अवेयरनेस मिलेगी पढ़ी हुई, उन्होंने किताबों में पढ़ी है, मैंने तो उसको आजमाया हुआ है। सारा दिन हमने की ही बैंकिंग है नौकरी में और किया गया है ना। तो इसलिए एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज वो पता है ना। अब एक मैं जो स्टूडेंट्स हैं पिछली बैच में जो मैं पढ़ रहा था तो बताया, जब मैंने आज आपको बैलेंस बताया ना कि 12 बजे का कि 12 बजे बैलेंस होता है अपग्रेड, 12 बजे मिनिमम बैलेंस और 12 बजे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन होती है ना। तो मुझे पिछले बैच में एक व्यक्ति ने बताया, एक स्टूडेंट ने बताया, जब मैं ये टॉपिक बता रहा था तो मुझे कहता कि सर एक एक सर से हमने पढ़ा था, उन्होंने तो शाम को 5 बजे का बताया था है ना। तो कहते उन्होंने 5 बजे, मैंने 5 बजे तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है बेटा यार, 5 बजे कहाँ कंसेप्ट है। 5 बजे के बाद भी तो हम बैंकिंग करते हैं, 5 बजे के बाद भी तो कस्टमर आकर ट्रांसफर कर देता है, आरटीजीएस कर देता है, दूसरे का पैसा अब ऑनलाइन घर से ट्रांसफर कर देते हो, तब क्या करते हो। इसलिए वो चीज भी है, राइट। ठीक है, कर देता हूं मैं आज, अपडेट कर देता हूँ ना जो भी पीडीएफ नहीं आ रही। ठीक है चलो, पीएस उसमें आज की डेट में मिक्स क्विज है, बाकी कोशिश करता हूँ मैं टॉपिक वाइज डलवा दूंगा। ठीक है चलो, थैंक यू, मिलते हैं फिर।